नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए मारा मारी जैसी स्थिति दिख रही है। हमारे ही शहर में, रायपुर में, सुबह से पेट्रोल पंप खुले नहीं हैं और लोग कतारों में लग गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोई कमी वाली स्थिति नहीं है, लोगों को अफवाह से दूर रहना चाहिए और थोड़ी किफ़ायत बरतनी चाहिए। किफ़ायत कैसे बरतें और वाकई में मौजूदा हालात कितने ख़तरनाक हैं या भयानक लग रहे हैं, किन मायनों में, इसके लिए आज छत्तीसगढ़ अखबार के हमारे संपादक सुनील कुमार जी से मैं चर्चा करने जा रही हूँ। ये बातचीत बहुत उपयोगी रहने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सुनील जी, 3 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल डीजल में। इस वक्त जब आप भी देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं, हमने रिपोर्ट्स भी बनाई है कई, क्या कहेंगे आप लोगों से? मुझको तो आशंका थी कि इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये मौका ऐसा था कि सरकार चाहती तो अभी 10 रुपये भी बढ़ा देती तो उतना ज़्यादा विरोध नहीं होता। दूसरा, अभी किसी राज्य में चुनाव सामने नहीं है, लोकसभा के तो बहुत ही दूर हैं, म्यूनिसिपलों के भी चुनाव नहीं है, तो ये दाम बढ़ाने का सही मौका हो सकता था। लेकिन सरकार ने अभी पहली किस्त में रियायत बढ़ती है कि 3 पहली किस्त है ये, ऐसा मुझको लगता है। हाँ। मुझको नहीं लगता कि ये ईरान की जंग चलते हुए 3 रुपये की बढ़ोतरी जारी रहेगी, और बढ़ सकता है। मुझको लगता है लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल अगर 125 रुपये हो जाएगा तो उनका रोज का खर्च, उनका महीने का बजट, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आज के मुकाबले 1.25 गुना, ये 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये अगर हो जाए, मुझको ज़रा भी हैरानी नहीं होगी। और सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्या उसके बाद उनकी ज़िंदगी की लागत निकल सकेगी। 125 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो जाएगा तो दुनिया के कई देशों में हुआ है। लेकिन मैं लोगों को डराने की जगह मैं ये सरकार को सुझाना चाहता हूँ। आज मेरे ज़्यादा सुझाव जो हैं, जो आपने पूछा कि क्या कहना है मेरा, तो मेरा ज़्यादा कहना तो सरकार से है, लोगों से तो कम कहना है। लोगों से मैं हर दिन कहता हूँ इस बात को कि ईंधन की अपनी खपत को घटाइए। मैंने बीच में ये भी कहा है कि सब्जियों को पकाने के साथ साथ ये देखिए कि क्या कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको सलाद की शक्ल में भी खाया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोलियम का अगर कोई एक एम्प्लॉयर सबसे बड़ा ग्राहक है तो वो सरकार खुद है। मिलिट्री है, रेलवे है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं और स्थानीय शासन है, म्यूनिसिपल और पंचायत। इन सब में गाड़ियां दिन रात दौड़ती हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि जिला पंचायत में कोई अध्यक्ष बने तो 50 लाख रुपए की गाड़ी में चलना शुरू कर देते हैं लोग, जो एक मिलिट्री के टैंक सरीखा ईंधन पीती है। 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी। आप विधायकों को देख लीजिए, 25 लाख 30। विधायकों के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होते जो कि जिला पंचायत अध्यक्षों के पास या मेयर के पास रहते हैं। वो भी 30 लाख रुपए से नीचे के गाड़ी में चलने वाले विधायक कब यहाँ छत्तीसगढ़ में कम मिलेंगे। आप अगर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और दक्षिण भारत के राज्यों को देखेंगी, वहाँ तो संपन्नता और है, चुनावों में 100-100 करोड़ लोग। लेकिन खैर अपन उस पर नहीं जाते। मेरा कहना, सरकार को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने काफिले को घटा के 4 गाड़ी तक सीमित कर दिया है। मैं नहीं समझ पाता, अपने ही प्रदेश में, अपने ही लोगों के बीच में आपको 4 गाड़ी के काफिले में क्यों चलना चाहिए। जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं सरकार के ओहदों पर बैठे हुए, उनकी आवाजाही जो है वो वायरलेस पे खबर होती रहती है हर थाने को, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर गाड़ी लगती है पुलिस की आगे पीछे, एम्बुलेंस चलती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े विकसित और सभ्य लोकतंत्र हैं, उसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो साइकिल लेके निकल पड़ते हैं, साइकिल से दफ्तर आते जाते हैं। संपन्न देशों में, यूरोप के संपन्न देशों में। हिंदुस्तान में अंग्रेज जो गंदगी छोड़ के अपनी गए हैं, वो सामंतवाद अभी तक लोकतंत्र पर इस कदर हावी है
कि अफसरों को इसमें मज़ा आता है कि उनके पास 3-4 विभाग हैं तो हर विभाग की एक एक गाड़ी उनके बंगले पर रहे। हरिशंकर परसाई जी का या शरद जोशी का किसी का लिखा हुआ मुझको याद है, लाइन याद है, नाम ठीक से याद नहीं है। जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ तो सरकारी जीप पर अफसरों के बच्चे वगैरह, शायद उसके बारे में उन्होंने लिखा था। नहीं, थोड़ा सा, हाँ मतलब इल्लियाँ कह रहे हैं सीधे सीधे। नहीं तो व्यंग्यकार क्या कहेगा? हाँ। उसको कोई फूल कहेगा कि पत्ती कहेगा? उसने व्यंग्यकार ने इल्लियाँ कहा था। हाँ। आप याद ढूंढिएगा, जीप पर सवार इल्लियाँ ऐसा कहा था। मैं देखता हूँ कि लोग, आम लोग, ये हमारे वीडियोग्राफर आते आते अभी लाइन में लग के पेट्रोल पंप से आ रहे हैं यहाँ पे। कल शायद आप लगी थी लाइन में। हालत इतनी खराब है लोगों की कि जिनको मजदूरी के लिए जाना है, हम लोग तो 1 घंटा आगे पीछे आ जाएं काम चल जाता है। जिनकी मजदूरी पे जाना है, जिनको कोई पंप सुधारने जाना है, बिजली सुधारने जाना है, ऐसे सब कामगार, कारीगर, मिस्त्री, इन सब की रोजी रोटी मारी जा रही है इस कतार में। और दूसरी तरफ सरकार है कि मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो राजधानी रायपुर का जो पुराना शहर है और जो नई राजधानी है, शहर से 25 किलोमीटर दूर मंत्रालय और डायरेक्टरेट बनाया गया है, PHQ बनाया गया है उतने दूर। हर दिन दसियों हजार लोगों को इन 4, 6, 8 दफ्तरों में जाना पड़ता है। बिना देर किए राज्य सरकार को चाहिए कि अपना एक काउंटर शहर में खोले, जहां पर लोग जाकर नया रायपुर के किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए लिफाफे दे सकें। मैं पैसे के लिफाफे की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल या कागज जो आपको जमा करना है उस लिफाफे की बात कर रहा हूँ। और वो पोस्टमैन जिस तरह से पहले घर घर पहुंचाते थे, वैसे ही मंत्रालय सरकार खुद नए रायपुर के अपने दफ्तरों में पहुंचा सकती है। पहला काम तो सरकार को तुरंत ये करना चाहिए। दूसरा ये करना चाहिए सरकार को कि मंत्री रहें कि अफसर रहें, उनके पास सरकार से दी गई जो गाड़ी है, 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, जितनी गाड़ी उनको दी गई है उसके अलावा कोई गाड़ी किसी के बंगले पे खड़ी न रहे। जितनी गाड़ियां रहती है उतना बेजा इस्तेमाल होता है। मैं वो फिर बोलूँगा इल्ली तो आपको फिर बुरा लगेगा। नहीं बुरा मुझे क्यों लगेगा? बुरा लगे उनको जिनके लिए लिखा गया है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा, मैं भी व्यंग का मज़ा ले रही थी कि इल्लियाँ क्या लिखा। खैर, मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित है, बहुत सीमित है, अभी तो एक बस योजना धरातल पर आई भी नहीं है, क्या लगता है आपको वहाँ तो लोग तो ऐसे ही कतारों में खड़े रहेंगे? फिर तो सरकारों को पहले से, अगर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होता तो क्या कुछ बेहतर स्थिति होती क्या? नई चीज नहीं है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आप जो कह रही हैं। और दुनिया में जितने सभ्य देश हैं, मैं बार बार सभ्य इसलिए कहता हूँ कि हम लोग नहीं हैं। अच्छा। हिंदुस्तान अपना गर्व कितना भी कर ले, विश्व गुरु, विश्व के बाद ब्रह्मांड गुरु भी शायद हम अपने आप को अगले 2, 4, 5 साल में लिखने लगे कि विश्व तो छोटा है, ब्रह्मांड गुरु, फिर और कुछ लिखने लगे। हकीकत यह है कि हमारे में सभ्यता नहीं है। सभ्य वो देश रहते हैं जहाँ पर पैसे वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं। हमारे यहाँ गरीब गाड़ियों में चलने की कोशिश करते हैं, चाहे दुपहिया रहे, मध्यम वर्ग है तो चौपहिया में चल रहे, इसको हम सभ्यता मानते हैं। तो इसमें हम नक्षत्र और आकाश गंगा गुरु नहीं बन पाएंगे, कभी भी विश्व गुरु भी नहीं बन पाएंगे। लोगों को लगता है घर में दुपहिया हो जाए, उनको संपन्नता से जोड़ के देखते हैं। दिक्कत नहीं है। आड़े वक्त के लिए जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके पास गाड़ी रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, इक्का दुक्का बसें चलती हैं। मुझको याद है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और बहुत पुरानी बात है, आज से ये कम से कम 50-60 साल पहले की बात है। उस समय रायपुर में सिटी बसें चलती थी, 5 पैसे टिकट थी। अभी आपने सिक्का देखा नहीं होगा 5 पैसे? नहीं देखा है, मैंने देखा है। 5 पैसे टिकट थी
हम उस बस में चढ़ते थे, कंडक्टर को 5 पैसा देते थे, उसके एवज में कागज की टिकट वो देता था। मैं लीक से हट के एक बात आपको बतलाता हूँ, जो बार बार खबरों में आते हैं, रामावतार जग्गी, तारू जग्गी, जिनके मर्डर में अमित जोगी को उम्र कैद हुई है, अभी स्टे है, वो बस कंडक्टर थे एक समय यहीं पर, तारू जग्गी। हाँ, मैंने उस समय उनको नहीं देखा है, नहीं जानता था, लेकिन थे बस कंडक्टर। खैर, तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस समय देखा है, आज से 50-60 साल पहले। उस समय शहर की जरूरत के मुताबिक बसें ज्यादा थीं आज के मुकाबले। हाँ, आज हमको 50 साल बाद अधिक सभ्य हो जाना चाहिए था। मैंने वो समय भी देखा है, चूंकि रायपुर के बस स्टैंड में तो जाना आना रहता था पिताजी की वजह से, तो बसें लगातार चलती थी, राज्य परिवहन की बसें लगातार चलती थी। वो तो राज्य परिवहन बंद हो गया, हाँ। सरकार ने उसको निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया, हाँ। वो एक दिगर बात है। लेकिन अब ये जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुनिया के कई देशों में, फिर कहूँगा सभ्य देशों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया गया है। सरकार अपनी लागत पे चलाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसको मालूम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफिशिएंट अगर रहेगा तो लोग उसमें चलेंगे, अपनी गाड़ियां नहीं बढ़ाएंगे, पर्यावरण उससे बर्बाद होने से बचेगा, लोगों का खर्च बचेगा, डीजल पेट्रोल की खपत बचेगी। तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देते हैं, जो सभ्य देश हैं, सभ्य शहर हैं, वो फ्री कर देते हैं। इधर मैंने देखा 2 दिन पहले कहीं इंदौर भोपाल कहीं का एक फोटो छपा था कि 10 लाख रुपए महीने के या रोज के नुकसान में मेट्रो चल रही है। अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नुकसान में ही चलना चाहिए, उसी में धरती का फायदा है। उसका धरती का नफा इसमें है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नुकसान में चले। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये रातों रात नहीं बदल सकता। मैं तो बरसों से CSE की जिस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ वहाँ से सीख के आता हूँ कि किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। वो नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन मैं फिर आता हूँ, सत्ता को मिसाल पेश करनी पड़ेगी सबसे पहले, नेताओं को, अफसरों को, कि जो कि जनता के खजाने से ये सहूलियतें पाते हैं। ये सबसे पहले करना पड़ेगा। गाड़ियाँ कम करनी पड़ेगी। एक अफसर अगर 4 विभाग में है तो कुल 1 गाड़ी उनके यहाँ रहना चाहिए, नियम भी है, होता नहीं है ऐसा। ये पहली बात। दूसरी बात, मुझको लगता है सरकार को अपने काम के दिन जो हैं, हफ्ते में 5 दिन, किसी हफ्ते 6 दिन, किसी हफ्ते 5 दिन, अलग अलग विभागों में अलग अलग है, इसको हफ्ते में 4 दिन तुरंत कर देना चाहिए। कई देशों ने किया है ऐसा कि सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम कर दिया, छुट्टियां लागू कर दी, और फ्यूल की प्राइस की कैपिंग भी की है। कई ने तो टैक्स भी घटाए हैं। तो भारत में क्या हो सकता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए तुरंत? पहली बात तो यह है कि सरकार न केवल अपना ईंधन की खपत को घटाए, बल्कि एक मिसाल पेश करे। और ये मिसाल 10 गाड़ी के काफिले से 6 गाड़ी के काफिले में आ जाने से नहीं होगा। कल किसी ने एक वीडियो भेजा है, मुझको नहीं मालूम वो कब का है, क्योंकि तारीख तो रहती नहीं है। एक व्यक्ति को लेके जा रहा है काफिला, उसमें 10 गाड़ियां हैं सायरन बजाते हुए, 10 गाड़ियां हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये ईंधन के संकट के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई यही कहते हुए कि ये सामंती प्रतीक जितने हैं, ये शान शौकत के और सत्ता के प्रतीक जितने हैं, ये नहीं रहना चाहिए। ये गाड़ियों का काफिला, ये पायलट गाड़ी, ये एम्बुलेंस पीछे चलना, ये नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई खतरा हमारे यहाँ के हर नेता को नहीं है। छोटे छोटे से नेता जो हैं, उन्होंने AK-47 वाले गनमैन रखे हुए थे, उन्होंने CRPF का प्रोटेक्शन रखा हुआ था यहाँ पर। अभी मुझको नहीं मालूम आज के तारीख में कितने लोगों के पास है। नक्सल खतरे की वजह से भी। हाँ। जिसको कोई खतरा नहीं है, जिसको उसके पड़ोसी भी एक थप्पड़ ना मारे, वो लोग भी CRPF
का प्रोटेक्शन लेके और AK-47 वाला बॉडीगार्ड लेके घूमते थे। ऐसी क्या वजह रही है? आपका आकलन है कुछ, ऐसी क्या वजह ये रही? स्टेटस सिंबल है हाँ। कि गाड़ी से कूद के, ड्राइवर के बगल में गार्ड बैठे हैं, वो कूद के उतरे और दरवाजा खोलें और तब आप उतरे। तो जितने लोग आपके देखते हैं उसके बीच में आपका ये पूरी तरह से नाजायज और गैर कानूनी शक्ति प्रदर्शन है ये। ठीक। अच्छा, आम जनता के लिए और कोई सुझाव आपके? आम जनता ईवी गाड़ियों को लेकर जो एथेनॉल मिक्सिंग की बात होती है, और जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या करें, जो अभी ईवी में जा सकते हैं या कर रहे हैं वो क्या करें, क्या करना चाहिए? भविष्य ईवी का है। आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी है, कोशिश कीजिए कि ईवी गाड़ी खरीद सकें। इस पे मत जाइए कि सरकार 2-2 साल तक सब्सिडी नहीं दे पा रही है। आप मान लीजिएगा कि वो FD पड़ा हुआ है, आपका 2 साल बाद बिना ब्याज के मिल जाएगा, वो चाहे 2 साल बाद मिले। ईवी गाड़ी का ही भविष्य है। आगे चल के ऐसी बैटरियां आएगी कि आज आपकी गाड़ी एक चार्जिंग में 150 किलोमीटर जा रही है, तो उसमें नई बैटरी जब भी 8 साल बाद आपकी लगेगी तो 300, 400, 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। गाड़ी आपको लेना है तो ईवी गाड़ी ही लीजिए। मैं कोई डीलरशिप नहीं चला रहा हूँ लेकिन कह रहा हूँ इसको। और अभी विज्ञापन भी नहीं मिला है, कोई कोई विज्ञापन भी नहीं मिला। एक भी ईवी कंपनी का भी। दूसरा ये है, सोलर के तरफ जाइए आप। आज आप केवल पेट्रोल और डीजल देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ईवी की चार्जिंग में सोलर का एक रोल होने लगेगा। तो सोलर के तरफ जाइए, बिजली बचेगी, आज पैसा बचेगा आपको, सरकार की सब्सिडी बढ़ी है। 2 चीज। तीसरी चीज, पेट्रोल डीजल गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मैं देखता हूँ लोग अपनी कॉलोनी के भीतर गाड़ी से जाते हैं। कॉलोनी के भीतर जो लोग मैदान में घूमने आते हैं वो लोग गाड़ी से आते हैं 1 किलोमीटर, फिर वहाँ 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर गाड़ी से वापस जाते हैं। अरे वो 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा पैदल आ जाते। मैं मेरे कॉलोनी में जो मैदान है उसके इर्द गिर्द देखता हूँ कुछ सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, CG02। उसमें लोग बैठे रहते हैं शाम को अंधेरे में। क्या करते हैं मुझको नहीं मालूम है। काले शीशे हैं गाड़ी में, उसका AC चलते रहता है। अच्छा। 1-1 घंटे तक खड़ी हुई सरकारी गाड़ी का इंजन 1-1 घंटे चलते रहता है, क्योंकि AC चलते रहता है, कांच चढ़े रहते हैं। भीतर क्या करते हैं लोग मुझको नहीं मालूम। मैं हर चौथे 5वें मिनट में मेरा फेरा वहाँ से लगता है और उसकी आँच लगती है मुझको AC की। ये बर्बादी बंद होना चाहिए। मैंने सरकार के एक बड़े अफसर को इसकी जानकारी भी भेजी थी, नंबर प्लेट की जानकारी भी भेजी थी। मैं पब्लिकली कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझको लग रहा है जहाँ कहीं आप सरकारी गाड़ियों का ऐसा बेजा इस्तेमाल देखें, उसके वीडियो बनाएं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ मेरे आपके जनता के पैसों से चलती हैं। ठीक। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर पूरा देश 10% ईंधन की बचत कर ले तो आयात बिल पर कितना असर पड़ेगा और रुपया कितना मजबूत होगा? ये आंकड़े जो आप पूछ रही हैं मुझको मालूम भी नहीं है ये, लेकिन अकल के इस्तेमाल करने के लिए आंकड़ों की ज़रूरत नहीं रहती। पहली बात तो यह है कि ईंधन की बचत से आयात बिल और अर्थव्यवस्था पे जो भी फर्क पड़ेगा, आपके जेब पे पहला फर्क पड़ेगा। आपका खुद का पैसा बचेगा, आपकी आदत बचेगी। नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये। नहीं, वो सरकार आंकड़े निकालते रहे। देखिए मैं आपको कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि 3 तरह के झूठ रहते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। आंकड़े भी झूठ? हाँ, आंकड़े सबसे बड़ा झूठ रहते हैं। समझ बढ़ती है लोगों की। आपको आंकड़ों को आप किसी भी तरह से पेश कर सकते हैं, पूरा एक झूठी तस्वीर उससे बना सकते हैं। आज आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल किस कीमत पे मिल रहा है, कच्चा तेल आप लोगों को किस कीमत पे दे रहे हो, इसके कई तरह के आंकड़े सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जो कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि मोदी सरकार के पहले की मनमोहन सरकार जो है वो कम मुनाफा लेके पेट्रोल डीजल बेचती थी, ये सरकार ज़्यादा मुनाफा लेके बेचती है। मैं नहीं जानता क्या सच है, जो लोग आंकड़े की बात करते हैं वो लोग बेहतर जानते होंगे इसको। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अगर आप फ्यूल बचाएंगे
तो आप अपना पैसा बचाएंगे, प्रदूषण बचाएंगे। आप देश की अर्थव्यवस्था एक अमूर्त बात है, उसको बहुत लोग जोड़ नहीं पाते अपने को। आप अपना ही पैसा बचा लीजिए। आप ये मान लीजिए कि दूसरे देशों से जहाँ से ये फ्यूल आ रहा है उनकी कमाई बढ़ रही है, आपके देश की घट रही है, आपके जेब पे बोझ पड़ रहा है। ये मौका है कि लोग पैदल और पैडल इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद भी रखें। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, सरकारी गाड़ी का जहाँ बेजा इस्तेमाल आपको दिखे उसका फोटो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। ठीक, चलिए, तो ये सुझाव लोगों को अमल में लाने चाहिए। सबसे पहले तो सरकारों को, जो वहाँ आपने से शुरू वहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि आप कहते भी हैं। अगर सरकार बर्बादी नहीं कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी गाड़ी लेके आप भी 20 किलोमीटर, चलो ड्राइव पर चलते हैं, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ। तो 150 किलोमीटर लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, जिनके पास, खासकर ऐसे लोग जिनके पास 2, 3, 4, 8, 6 नंबर का पैसा रहता है, वो लोग तो 10 तक नहीं जाता है। वो होगा, वो भी होगा, 10 नंबरी भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जिनको अपने पैसे की कदर है, जिन्होंने पैसा मेहनत और मुश्किल से कमाया है, उनको अपने ईंधन की परवाह करनी चाहिए, सेहत की परवाह करनी चाहिए। अधिक से अधिक पैदल चलें, जहां संभव हो साइकिल चलाएं। आपका ईंधन भी बचेगा और सेहत भी बर्बाद होने से बचेगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो आपका ईंधन और सेहत दोनों बचानी है आपको, तो ज़रूर ऐसे सुझावों पर अमल कीजिए, क्योंकि इस वक्त संकट के हालात तो हैं। आगे और चर्चा करेंगे, और भी कुछ पहलू सामने आते हैं तो ऐसे ही आप तक बातचीत करके जाहिर करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।